नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है मैंने कल वीडियो बनाया था और उस वीडियो पर बहुत सारा बच्चा हमसे कहा था भैया सीटेट के लिए आप कुछ भी वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मित्रों कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आकर के केवल सीटेट का फुल फॉर्म बताऊंगा। निश्चित तौर पे आप सभी जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिएगा। आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, अपने भाई के ऊपर भरोसा करते हैं, तो निश्चित तौर पे मेरे जो भी वीडियो जाएंगे वो आपके हित के निमित्त हुई होंगे। और आप जब इस वीडियो को देख करके समाप्त करेंगे तो आपको कतई ये मतलब कि बुरा नहीं लगेगा कि मैंने अपने समय को कहीं जाया किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, डबल स्पीड पे करके आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं गणित शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मेरे व्हाइट बोर्ड पर आ सकते थे और आपको समझाने में मैं सक्षम हो सकता था, जो बिना चित्रों के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा सकता था, उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। निश्चित तौर पे गणित जो शिक्षण शास्त्र होता है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे आपका उतना ही फायदा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानना चाहिए होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं, मुझे भरोसा है, लेकिन अपने भाई के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या होती है गणित। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं मित्रों, आप सभी लोग जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं गणित, एक तरीके से आप बच्चों को कक्षा प्राइमरी में 1 से 5वीं तक आप गणित कैसे सिखाएंगे इसके बारे में आपको गणित शिक्षण शास्त्र के अध्ययनगत पढ़ाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी बोलते हैं। सबसे पहली बात ये होती है मित्रों, गणित की भाषा क्या होती है। मित्रों, क्या गणित की कोई अलग से भाषा आती है क्या हमें मंगल ग्रह और बुध ग्रह से जाकर के गणित की भाषा को सीखना पड़ता है? जी नहीं, गणित की कोई विशेष भाषा नहीं होती है। अगर आपसे कहा जाए गणित की भाषा क्या होती है तो आप बताइएगा गणित की कोई विशेष भाषा नहीं होती है। यह विभिन्न नियमों और चिन्हों पर चलता है। ठीक है, विभिन्न नियमों और इसमें मतलब गणित में जो है बहुत सारे नियम होते हैं और बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसी के माध्यम से हम गणित सीखते हैं। जैसे आप जानते हैं धन का प्रयोग करते हैं, ऋण का प्रयोग करते हैं, भाग का प्रयोग करते हैं, गुणा का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से गणित विषय के अंतर्गत विभिन्न मतलब कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और कई प्रकार के नियमों का प्रयोग करते हैं। गणित की कोई निश्चित मतलब कि कोई अलग से भाषा नहीं होती है। जिस भाषा में आप गणित को सीखना चाहते हैं, जो आपकी मातृभाषा है, उसी मातृभाषा में आप गणित को सीख सकते हैं। ठीक है, गणित विषय को सीखने के लिए कोई स्टैंडर्ड भाषा आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, एक वैज्ञानिक हुए थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने गणित के विषय में कुछ चीजें बताई थी जो कि आपके सीटेट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। जीन पियाजे ने कहा है कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है वह क्या करता है? सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वह नंबर्स का संरक्षण करता है, अर्थात संख्याओं को जानना शुरू करता है। रियलिटी बात है भाई, सबसे पहले आप लोग भी पैदा हुए थे तो जब बच्चे थे तो 1 2 3 ही सीखे थे, क्या ना? सबसे पहले किसका संरक्षण बच्चा करता है? नंबर्स का संरक्षण करता है, संख्याओं का संरक्षण करता है। इसे हम एन से डिनोट कर दिए हैं समझने के लिए, ट्रिक आपको समझ में आ जाए। फिर वह लंबाई का संरक्षण करता है। सबसे पहले बच्चा किसका संरक्षण करेगा? संख्याओं का संरक्षण करेगा, अर्थात संख्याओं को जानेगा। उसके बाद 2 वस्तुओं में लंबाई को जानेगा, अर्थात यल मतलब लेंथ को जानेगा। फिर जो है वजन का संरक्षण करेगा, अर्थात डब्ल्यू माने वेट का संरक्षण करेगा। और अंत में बच्चा जो है आयतन का संरक्षण करता है, जिसे हम वी कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो आपसे जो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस तरीके से सीखता है गणित को। सबसे पहले बच्चा नंबर्स का संरक्षण करता है, उसके बाद बच्चा लेंथ का संरक्षण करता है, उसके बाद वेट का संरक्षण करता है, उसके बाद आयतन का संरक्षण करता है। तो आप याद कर लीजिएगा NLWV। NLWV किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। क्या है? नंबर्स का संरक्षण, फिर लेंथ का संरक्षण, फिर वेट का संरक्षण, फिर आयतन का संरक्षण। गणित के शिक्षण शास्त्र में अगर यूं कहें तो गणित के शिक्षण शास्त्र में आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों में 2 ही वैज्ञानिक से सवाल आते हैं। एक है जीन पियाजे NLWV और एक सवाल जो है आपके वेन हिले से पूछा जाता है। वेन हिले की थ्योरी आप सभी लोग पढ़े होंगे। कल मैं अपनी तरफ से वेन हिले की थ्योरी और जो भी पेडागोजी वाला सेशन बचेगा गणित विषय को लेकर के मैं आप तक दे दूंगा। ठीक है, NLWV ये क्या होता है? जीन पियाजे के अनुसार गणित विषय को बच्चा सबसे पहले नंबर, उसके बाद लेंथ, उसके बाद भार, उसके बाद आयतन, ठीक है, सीखता है। उसके बाद मित्रों एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भैया गणित में। ठीक है, गणित में अधिगम विकार को क्या कहते हैं? आप लोग अधिगम विकार तो समझे होंगे। गणित में अधिगम विकार को क्या कहते हैं? जैसे इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या बोलते हैं? गणित में अधिगम विकार को क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। सीटेट की परीक्षा में बहुत बार पाया है, आप जानते भी होंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मित्रों गणित में सोच। मित्रों जो गणित में सोच होती है, आपसे
अगर मुझे अच्छे से मतलब कि टॉपिक वाइज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आप तक केवल वीडियो पहुंचा रहा हूं, आपको ज्ञान को आपके ज्ञान को जो है कहीं ना कहीं रिफ्रेश करने का प्रयास कर रहा हूं। समझिएगा, गणित में अगर सोच की बात की जाए मित्रों, गणित की सोच कितने प्रकार की होती है मित्रों, चाहे वो गणित की भाषा, गणित की पेडागोजी हो, चाहे वह ईवीएस की पेडागोजी हो, चाहे वह हिंदी की पेडागोजी हो या किसी लैंग्वेज की पेडागोजी हो, किसी भी पेडागोजी को आप पढ़ेंगे उसमें जो सोच होती है मित्रों, सोच जो है मात्र दो प्रकार की होती है। वो सोच कौन कौन सी होती है? एक होती है अभिसारी सोच, एक होती है अपसारी सोच। ठीक है, सोच कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अभिसारी सोच और अपसारी सोच। मित्रों, अभिसारी सोच क्या होता है? जिसमें आप अभी मतलब संकुचित, जहां पे आपको सोचने का दायरा कम होता है, जहां पर बच्चे को सोचने का दायरा कम होता है, उसे हम अभिसारी सोच कहते हैं। अपसारी, अप माने होता है फैलाव, अप माने क्या होता है? फैलाव। आपने अभिसारी किरण और अपसारी किरण के बारे में बचपन में या कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा। तो अभिसारी का मतलब होता है जहां पे मतलब प्रकाश आकर के एक ही जगह पर एकत्रित हो जाए, मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए भाई, जगह ही नहीं है, कहां बनाऊंगा। अभिसारी सोच का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा नहीं सोच पाता है, कम सोच पाता, अभिमानी संकुचित, बस इतना समझ लो। ठीक है, मन नहीं मान रहा है। अपसारी सोच का मतलब क्या होता है? अप मतलब फैलाव, अप मतलब क्या होता है? फैलाव, बस इतना समझिए। अभी मतलब संकुचित, अप मतलब फैलाव। जहां पे बच्चा कम सोचने का मतलब, बच्चे को ऐसे प्रश्न दिए जाए जहां पे बच्चा कम सोच पाए, एक ही लाइन में उत्तर दे दे, उसे अभिसारी कह देंगे। और जहां पर बच्चा अधिक सोच पाता है उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं या अपसारी सोच कहते हैं। जैसे अभिसारी सोच में जो है कैसे प्रश्न बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभिसारी सोच में बंद अंत वाले प्रश्न बनते हैं। कैसे होते हैं? इसमें जो है बंद अंत वाले प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, चलो भाई सचिन कुमार बताओ भारत देश की राजधानी कहां है? सचिन खड़ा होंगे, बता देंगे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन किया, मात्र एक लाइन का आंसर था, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। ये बच्चे को सोचने का दायरा ही नहीं दिया, अभिसारी चिंतन, अभिसारी सोच में आ गया। चलो भाई बताओ 2 + 2 कितना होता है? डायरेक्ट बता दिया 2 + 2 4 होता है। ठीक, ये अभिसारी प्रश्न में आ गया। लेकिन वही अगर अपसारी सोच की बात करें, इसे जो है खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। खुला अंत वाला प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न में क्या होता है? जैसे मैं कहूं, चलो बेटा बताओ 9 में कौन कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब ऐसे दो संख्याओं का योग, ऐसे दो संख्याएं बताइए जिसका योग 10 हो, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका योग 10 हो। कोई बच्चा खड़ा होगा कहेगा भैया सर 8 और 2 10 होता है। कोई खड़ा होगा कहेगा 6 + 4 10 होता है। कोई खड़ा होगा कहेगा 9 + 1 10 होता है। कोई खड़ा होगा कहेगा भैया नहीं 5 और 5 10 होता है। कोई खड़ा होगा 2 8 बताएगा। तो अपसारी सोच में क्या होता है, यह एक फैक्ट पर आधारित नहीं होता है, इसमें बच्चा बहुत सारे उत्तर दे पाता है और उसके सोच का दायरा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अभिसारी सोच में खुला अंत वाला प्रश्न, अर्थात इसमें बच्चे को सोचने की बहुत सारे संभावनाएं होती है, बच्चा सोच सोच करके ढेर सारे उत्तर दे पाता है। अभिसारी में क्या होता है? बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, एक फैक्ट पर आधारित होता है। ठीक है ना। और गणित विषय में सबसे महत्वपूर्ण, एक गणित की प्रकृति में एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, गणित की प्रकृति में, कि जो गणित होता है वह फैक्ट पर आधारित नहीं होता है। गणित दूसरे विषयों से सुदृढ़ क्यों होता है? क्योंकि गणित जो है फैक्ट पर आधारित नहीं होता है, इसी वजह से गणित दूसरे विषयों से सुदृढ़ होता है। क्योंकि जो फैक्ट होते हैं मित्रों वह भूल जाते हैं, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन जो गणित होता है यह से रिवाइज नहीं करना, एक बार आप समझ गए तो समझ गए भाई, फिर भूलेगा नहीं। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। आकलन। गणित में जो आकलन होता है मैंने लिखा है, निश्चित तौर पे आप आकलन पढ़े होंगे। एक होता है रचनात्मक आकलन, एक होता है योगात्मक आकलन, एक होता है निदानात्मक आकलन, एक होता है उपचारात्मक आकलन। बस मेरे माध्यम से सुन लीजिए भाई, उम्मीद है कि आपको फायदा ही होगा। देखिए मित्रों, आकलन जो होता है मैंने 4 प्रकार के आपको लिखे हैं। आकलन मूल्यांकन में क्या अंतर होता है आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन ध्यान रखिएगा आकलन मतलब क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर जब आप एक टीचर बन जाएंगे, ठीक है, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको आकलन करना पड़ेगा। आप जो पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपके बीच पढ़ा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, मुझको पता ही नहीं, क्योंकि आप हमारे सामने हैं ही नहीं, है ना। लेकिन अगर आप सामने होते, है ना, और मैं पढ़ा रहा होता, जैसे मान लीजिए भारत देश की मैं राजधानी पढ़ा रहा हूं, भारत देश की राजधानी के बारे में पढ़ा रहा हूं। अब मुझे लगा कि कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं जो है उससे उसी क्लास के दौरान भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसी नई दिल्ली के इर्द गिर्द की चीजें मैं बता रहा हूं। अब कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे लगा कि चलो इससे हम पूछ लेते हैं, मतलब ये समझ लेते हैं कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ठीक है ना।
तो खड़ा कर देंगे बच्चे को, कहेंगे भाई बताओ चलो भारत देश की राजधानी कहाँ है, मैंने अभी पढ़ा रहा था, तो बच्चा बता देगा। अगर मान लीजिए बच्चा तो बता ही देगा, ध्यान से पढ़ रहा है बच्चा, बच्चा होता है, बता देगा भारत देश की राजधानी सर नई दिल्ली है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, अर्थात जब हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं, बताया जा रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, मतलब अधिगम के दौरान, अधिगम के दौरान जब हम आकलन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन, ठीक है। और यही आकलन वर्तमान के समय में बेस्ट आकलन माना जाता है। आपसे अगर कहा जाए कि वर्तमान में नई शिक्षा नीति में बेस्ट आकलन क्या है, तो रचनात्मक, यह जो है सबसे बेस्ट आकलन है। आपसे सीटेट में क्वेश्चन किया जा सकता है, सबसे बेस्ट आकलन कौन सा है, रचनात्मक आकलन। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे से क्वेश्चन कर लेते हैं और अगर बच्चा नहीं बता पाता है, हम उसमें इंप्रूवमेंट तुरंत कर देते हैं। हमें मौका होता है ना, तुरंत हम इंप्रूवमेंट कर दें अपने, मतलब कि अपने लैंग्वेज को, अपने जो जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं, शायद बच्चा ना समझ पा रहा हो, तुरंत मैं बदल दूंगा, उसके बाद बच्चे को सिखा दूंगा। इसमें ज़्यादा गुंजाइश होती है बच्चे को हम अच्छी तरीके से सिखा पाए। लेकिन मित्रों, जो योगात्मक आकलन होता है, रचनात्मक आकलन की अंग्रेजी जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और रचनात्मक आकलन को जो है समेटिव असेसमेंट कहते हैं। मित्रों, योगात्मक आकलन क्या होता है मित्रों, जैसे कि मैं 6 महीना पढ़ा दिया आपको, 6 महीने बाद एक दिन आया, भाई अब आपकी छमाही परीक्षा होगी, आपने जितना पढ़ा है अब आपका पेपर होगा, ठीक है। योगात्मक मतलब सब कुछ पढ़ा दिए, योग मतलब बंडल, समझ में है। रचनात्मक का मतलब जैसे पढ़ा रहे तुरंत मैं पूछ लूंगा, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुरंत मैं क्या करूंगा, अपने पढ़ाने में जो है थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा, जैसे आप समझ पाए। लेकिन योगात्मक में क्या होगा, योगात्मक आकलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 3-4 महीने 5 महीने आंख बंद करके धड़ाधड़ आया, कापी खोला, किताब खोला, लिखो देश की राजधानी नई दिल्ली है, फलाना है, इस तरीके से है, प्रधानमंत्री जी इस तरीके से करते हैं, अनुच्छेद 76 में जो है क्या है, अनुच्छेद 148 में क्या, 165 क्या, इस तरीके से मैं पढ़ा के चला गया। 6 महीना बाद में आया, चलो बताओ, मतलब 4-6 क्वेश्चन बना दिया। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सजा मतलब क्षमा कर सकता है, किसको क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा कर सकता है, आप पता है, आपको पता होगा, अनुच्छेद 72, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम 4 महीने 5 महीनों के बाद हम उसका आकलन करेंगे तो उसे हम योगात्मक आकलन कहेंगे। ये बेकार आकलन होता है, ठीक है। चलिए मित्रों, निदानात्मक आकलन क्या होता है। निदानात्मक का मतलब होता है, निदान का मतलब ध्यान रखिएगा, निदान का मतलब केवल और केवल हम क्या करते हैं निदानात्मक आकलन में, हम बच्चे के कमियों को पहचानते हैं। निदानात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास पहुंच गए ना, डॉक्टर क्या करेगा, पहले आपका निदान करेगा। निदान का मतलब आपको बहुत दिन से बुखार हो रहा है, एक ठीक पर्चा लेगा और फलाने पैथोलॉजी चलो जाओ, आप चेकअप करा के आओ, आपकी टीएलसी कितनी है, आपकी डीएलसी कितनी है, आपकी टाइफाइड है, मलेरिया है कहाँ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको डॉक्टर दे देगा। और डॉक्टर आपका उपचार नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर आपको निदान कर रहा है। निदान का मतलब केवल आपको मतलब आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, वो केवल जानेगा, उसे हम निदानात्मक कहेंगे। और निदानात्मक के बाद ही तो उपचार होगा। तो जो उपचारात्मक आकलन होता है, इसमें हम जो कमियां होती हैं उसे सुधारते हैं, समझ में आए। निदानात्मक और उपचारात्मक में समझिएगा, निदानात्मक में केवल हम पहचानते हैं कि मरीजवा को क्या हुआ है, भैया टाइफाइड हुई है यार, चलो इसको दवाई, मतलब टाइफाइड वाले दवाई करो। उपचारात्मक में क्या होता है, उपचारात्मक में टाइफाइड हो गया, जब आपको पता चल जाता है डॉक्टर को टाइफाइड हो गया है, तो उपचारात्मक में उपचार शुरू कर देता है, तब दवा शुरू कर देता है। सुबह टाइम वाली ललकी गोली लीजिएगा, दोपहर के टाइम जो है पियर की गोली लीजिएगा, आप जो है पूरी तरीके से सुदृढ़ हो जाएंगे, आपकी बॉडी वॉडी बन जाएंगे, अच्छे से चलेंगे, फिर अपनी तरह बुढ़ापा में जवानी का मजा ले लीजिएगा, ठीक है। तो निदानात्मक में केवल डॉक्टर जानता है, निदानात्मक में बच्चे को शिक्षक समझता है कहां कहां पर बच्चा कमी कर रहा है, समझ करके उसे नोट करेगा। नोट करने के बाद जब अगली कक्षा वो शुरू करेगा तो उसमें उस कक्षा में कुछ इंप्रूवमेंट करेगा, जिससे बच्चे की जो पिछली कमियां हैं वो दूर हो पाए, ठीक है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप आकलन को समझ पाए हैं मेरी भाषा में। रचनात्मक आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हैं, डायरेक्ट हम बच्चे से पूछ लेते हैं क्लास में ही खड़ा करके। योगात्मक में छमाही, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से हम पेपर लेते हैं, योगात्मक आकलन। निदानात्मक में केवल हम जानते हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, केवल जानते हैं, ठीक नहीं करते, जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद उपचारात्मक आकलन में उपचार कर देते हैं। चलो भाई, आपके अंदर एक कमी है, हम दूसरी तरीके से पढ़ाते हैं, योगात्मक मतलब थोड़ा सा बदलाव कर देंगे जिससे आप सीख पाए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे, ठीक। आगे बात करते हैं मित्रों, समुच्चयन एवं संवर्धन। आपके
मतलब कि गणित की पेडागोजी में समुच्चयन और संवर्धन दो शब्द दिया गया है। समुच्चयन क्या होता है मित्रों? जब दो चीजों को जोड़ते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। जब दो संख्याओं को या दो चीजों को या दो व्यक्तियों को डायरेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम समुच्चयन बोलते हैं। डायरेक्ट ऐड करना मतलब जोड़ना। समुच्चयन का मतलब देसी भाषा, हमारे भाषा में समझिए भैया, समुच्चयन का मतलब जोड़ना, और संवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, समुच्चयन का मतलब जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, डायरेक्ट ऐड कर देना, और संवर्धन का मतलब बढ़ाना। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मैं कहूं कि 2 + 2 आप कर दीजिए, तो आप 2 + 2 करेंगे 4 होता है। ये क्या है? 2 और 3 को ला करके आपने जोड़ा 5 कर दिया, 2 और 6 को आपने ला करके जोड़ा 8 कर दिया, ये हो गया समुच्चयन। लेकिन मैं वही कहूं संवर्धन क्या है मित्रों? संवर्धन बताएं क्या होता है? संवर्धन होता है, आप सुबह सुबह अगर दूध लेने दुधारा के पास जाएंगे और वह जो है आपको आता देख करके अपनी बाल्टी में जिसमें गाय भैंस लगाया होगा, आपको आता देख करके पानी की मात्रा बढ़ा देगा, पानी धड़ाक से 1 लीटर मार देगा, बाल्टी पूरी भर जाएगी दूध से। उसे हम संवर्धन करेंगे, मतलब दूध को दूध ही रहने दिया लेकिन उसकी मात्रा को बढ़ा दिया। संवर्धन का मतलब जो पहले है वही रहेगा लेकिन मात्रा बढ़ जाएगी। समुच्चयन में डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं। समझ पाए ना? समुच्चयन और संवर्धन क्या होता है? समुच्चयन में हम डायरेक्ट किसी संख्याओं को या किसी दो व्यक्तियों को डायरेक्ट मिला दो, मिलाने की जहां पे बात आएगी, जहां पे डायरेक्ट ऐड करने की बात आए, जहां पर इन द सेंस ऐड करने की बात आए, वो समुच्चयन होता है। जहां पर इन द सेंस बढ़ाने की बात आए, क्वालिटी की बढ़ाने की बात आए, सॉरी क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी को बढ़ाने की बात है, मात्रा को बढ़ाने की बात आए, ध्यान रखिएगा। संवर्धन में मात्रा बढ़ाया जाएगा, क्वांटिटी बढ़ाया जाएगा, और यहां पर क्या होता है? यहां पर डायरेक्ट एडिंग होता है। ठीक, समझ पाए ना? समुच्चयन और संवर्धन क्या होता है? अरे समझ पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में गणित विषय में जब आप गणित के टीचर हो जाएंगे, गणित के अध्यापक हो जाएंगे, तो आपके प्राइमरी विद्यालयों में ये चीजें होती हैं। अगर नहीं होती है तो आप पेमेंट पाएंगे, तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाया जाए, क्योंकि बच्चे जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो हमारे भविष्य की नींव होते हैं, उन्हीं से हमारे देश का निर्माण होगा। आज हम आपके बीच खड़े हैं, निश्चित तौर पे हो सकता है हमारी प्राथमिक जो पढ़ाई हुई हो बहुत बेहतरीन हुई हो, इस वजह से मैं आपके बीच खड़ा हूं। इसी तरीके से आने वाले समय में मैं नहीं रहूंगा। छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक में रहेंगे वही जाकर के मेरा नाम नितिन उपाध्याय, मेरा स्थान वही लेंगे ना, तो उनको मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाएंगे। जब आप टीचर बन जाएंगे तो उनको पढ़ाने के लिए हर एक चीज का प्रयोग करिएगा जिससे बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाए, और जब बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा वही जो है देश का भावी कर्णधार होने वाला है। तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, देश आगे बढ़ेगा। ठीक, चलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल में गणित विषय में ये 4-5 जो है मटेरियल है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अबेकस मित्रों, अबेकस क्या होता है? मैं यहां पे तो चित्र नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप पढ़े होंगे, मेरे मुख से सुन लीजिएगा। अबेकस में क्या होता है? बच्चे को जोड़ और घटाव की जानकारी के लिए अबेकस का प्रयोग करवाते हैं। अबेकस में ऐसे होता है, स्टैंड में लगा होता है, उसमें ऐसे मतलब कि छड़ लगा होगा, उसमें गुड़िया बना होगा। ठीक है, 3 मोती जो है इधर कर देंगे, तो कहेंगे भैया 3 में 5 जोड़ो, तो 3 मोती एक बार लेगा, उसके बाद 5 मोती एक बार लेगा, फिर उसके बाद कहेंगे 3 और 5 मोती दोनों को अब जोड़ लो, मतलब एक साथ गिनती कर लो। तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहेगा गुरुजी 8। जो अबेकस होता है 3 और 5 जोड़ करके गुड़िया मतलब मोती को इधर उधर करके बता देगा भैया 8 होता है। अब कहेंगे भैया चल 8 में से 3 को घटाओ, तो 8 पहले लेगा, उसके बाद पहले 8 गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कहेंगे 3 को घटाओ मतलब निकालो, 3 को हटा दो, 3 मोती को हटा दो, वो 1 2 3 निकाल देगा। उसके बाद कहेगा, अब हम कहेंगे कितना बचा, तो कहेगा गुरुजी 5। कैसे? फिर जो बचा रहेगा गिनेगा 1 2 3 4 5। तो अबेकस में क्या करता है? जोड़ और घटाव करता है इसके माध्यम से, और बहुत आसानी से बच्चा सीख पाता है। हम लोगों ने अबेकस तो सीखा नहीं था, हम लोगों ने पाही पार करके खींचा था, याद है? चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, जियो बोर्ड। ये जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड मित्रों एक इसे तख्ती होती है, तख्तियम जो है निकला रहता है, मतलब कांटा ऐसे निकला रहता है, तख्ती होती है ऐसे प्लेन, और उसके ऊपर जो है कांटा जैसा निकला होता है। अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता दिखाता, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, मेरे दिल की आवाज को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग हमारे हृदय के काफी करीब हैं, और मैं जो सोच रहा हूं आप जरूर सोच रहे हैं। तख्ती पे क्या निकला होता है? कांटा। ठीक, अब उस कांटे में हम बच्चे को दे देते हैं रबड़। ठीक है, कक्षा चौथी 5वीं तीसरी चौथे का लड़का को ले देंगे रबड़, कहेंगे चलो बेटा बनाओ चतुर्भुज, तो बच्चा 4 ठीम फंसा देगा रबड़वा को, कहेगा गुरुजी बन गया चतुर्भुज। ठीक है, कहेंगे बच्चा बनाओ
त्रिभुज, तो डायरेक्ट बना देगा, 3 थीम फंसा करके त्रिभुज बना देगा। तो जियो बोर्ड जो होता है इसमें हम जो ज्योमेट्रिकल आकृति होती है, जो ज्योमेट्रिकल को क्या बोलेंगे यार, चलो आप देख लेना, जो ज्योमेट्रिकल आकृति होती है और विशेष करके 2D आकृति, ध्यान रखिएगा। अब रबड़वे के माध्यम से बनवा रहे हैं, अब उसमें कह देंगे भाई चलो घनाभ बनाओ, घनाभ कैसे बनाएगा लड़का बना पाएगा भाई, वृत्त बना पाएगा, त्रिभुज बना पाएगा, चतुर्भुज बना पाएगा, समलंब बना पाएगा। जो 2D आकृति में क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल जो आकृति बन पाएगी वही तो बना पाएगा ना। तो जियो बोर्ड में क्या करता है, 2D आकृति बनाता है ज्योमेट्रिकल। चले बताए आगे बात करते हैं भैया ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या करता है मित्रों, ग्राफ पेपर जो होता है, आपने ग्राफ पेपर कक्षा 9वीं 10वीं में देखा होगा। इसके माध्यम से डेसिमल की जानकारी दी जाती है। किसकी जानकारी दी जाती है, डेसिमल की, दशमलव की जानकारी दी जाती है। ठीक, एक लाइन याद कर लीजिएगा, 100% यहां से क्वेश्चन आता है। डॉट पेपर पे क्या करता है, डॉट पेपर पे बच्चा 2D वाली आकृति तो बनाता है, उसके साथ साथ डॉट पेपर, अरे यार आपके मतलब छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, इसी तरीके से डॉट पेपर दिया जाता है। डॉट पेपर में कहा जाता है चलो बेटा, मतलब डॉट डॉट बना के दिया रहेगा, बस उस पे बच्चे को कलम पहचान चलानी पड़ेगी, वो डायरेक्ट बना देगा। चला भैया ए बनाएंगे तो डॉट पे ऐसे घुमा के बना देगा। उस पे डॉट पेपर पे क्या होता है, डॉट पेपर में ज्योमेट्रिकल की 2D आकृति भी बनवाई जाती है, और डॉट पेपर में बच्चे को भाषा के शब्द भी सिखाए जा सकते हैं। ABCD मतलब आ ई क ख ग घ, ये भी डॉट पेपर पे सिखाया जाता है। डॉट पेपर पे ज्योमेट्रिकल की 2D आकृति भी हम बनवा सकते हैं, ABCD भी सिखा सकते हैं, 1 2 3 4 भी सिखा सकते हैं। ग्राफ पेपर पे डेसिमल मतलब दशमलव से संबंधित अवधारणाएं सिखाएंगे। जियो बोर्ड पर 2D से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल आकृति ही केवल बनवा पा सकते हैं। एबेकस पे जोड़ घटाव कर सकते हैं। और बाद में बचता भैया 10 ग्राम पे क्या करते हैं मित्रों, जानते हैं 10 ग्राम क्या होता है, एक त्रिभुज बना होगा, एक समलंब बना होगा, एक वृत्त बना होगा, एक जो है इस तरीके से ढेर सारी ज्योमेट्रिकल आकृति पहले से कागज नुमा बना के इसे एक पन्ना में मतलब एक गत्ता में पैक होकर के आएगा। अब बच्चे से आप कहेंगे चलो भाई बना दो मूस मतलब चूहा, ठीक है, चलो भाई बना दो चूहा, ठीक है, तो बच्चा चूहा बनाएगा। कहा लेगा चूहे का पेट कैसा होता है, गोला, तो निकालेगा गोला, ठीक है। उसका मुंह कैसा होता है, त्रिभुजाकार, निकालेगा, आगे त्रिभुज लगा देगा, ठीक है। उसके बाद उसकी आंख कैसे होती है, अर्धवृत्ताकार, तो निकालेगा अर्धवृत्ताकार चपका देगा। तो 10 ग्राम के माध्यम से क्या करते हैं, 10 ग्राम में विभिन्न मतलब 2D आकृतियां गत्ते में दी रहती हैं, उसके माध्यम से बच्चा जो है ज्योमेट्रिकल चीजों को सीख पाता है। समझ में आया ना, 10 ग्राम के माध्यम से चिड़िया उड़िया बना करके बच्चों को सिखा देते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद हो गया होगा आपका, ठीक है। चलिए, गणित की प्रकृति कैसी होती है, 3-4 लाइन मैंने लिखा, ध्यान रखिए। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। आपको पहला क्वेश्चन कि गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है, ठीक है। बिना तर्क के आप गणित नहीं सोच सकते हैं। यहां मैंने लिखा है गणित जो है यथार्थ होता है। यथार्थ का मतलब क्या होता है, गणित यथार्थ का मतलब यूनिक का मतलब अद्वितीय का मतलब जब आप पैदा हुए तभी आपको पढ़ाया गया 1 2 = 3। जब आप कक्षा 10वीं में गए तब भी आपको पढ़ाया गया 1 2 = 3। जब आप PhD कर लिए गणित से तब भी आपको पढ़ाया जाए 1 2 = 3। यथार्थ का मतलब सार्वभौमिक, जो आज है वही आगे भी रहने वाला है, ठीक है ना। क्रमबद्ध मित्रों, जो गणित क्रमबद्ध होता है, अर्थात एक के बाद आप 2 में जाएंगे, मतलब सिलेबस जो होता है क्रमबद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि बिना आयत की पहचान कराए आपको आयत का फार्मूला लिखा दिया जाए, नहीं लिखा दिया जाएगा। आपको आयत का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, हम आपको घनाभ का कॉन्सेप्ट कैसे समझा सकते हैं। पहले आपको आयत का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। जब आपने कक्षा 6वीं में रहा होगा तो आपको पहले आयत, वर्ग, ये सब बताया गया होगा। 7वीं में जाते जाते आपको जो है थोड़ा सा त्रिभुज वगैरह पढ़ा, मतलब वृत्त वगैरह पढ़ाया गया। 8वीं में जाकर के आपको घनाभ से परिचित कराया गया। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो क्रमबद्ध होती है। डायरेक्ट जो है आपको बिना घन की, मतलब बिना 2D आकृति की अवधारणा को स्पष्ट किए हम 3D आकृति पर नहीं पहुंच सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है, एवं स्पष्ट होता है। गणित हमेशा स्पष्ट होती है भाई, ठीक है। 1 + 1 = 2, तो 2 होगा तो होगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। और गणित विषय की सबसे खास बात यह है, गणित विषय में कोई बच्चा ऐसे लिखा 1 + 2 = 3 इस तरीके से, और कोई बच्चा ऐसे लिखा 1 + 2 = 3 इस तरीके से, एकदम मतलब चहकाए VIP लिखा है। आप एक एग्जामिनर हैं, 1 + 2 = 3, ये वाला लौंडा जो लिखा है इसको भी और इसको बराबर ही नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। गणित की प्रकृति स्पष्ट इसी वजह से होती है,
ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, यह विज्ञान की अमूर्त रूप है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये शब्द ध्यान रखिएगा, गणित जो है अमूर्त रूप है। क्या है? गणित विज्ञान की क्या है? अमूर्त रूप है। समझ में आया ना? आगे बात करते हैं मित्रों, गणित के नियम सार्वभौमिक सत्य होते हैं, निश्चित तौर पे सार्वभौमिक सत्य होते हैं। यह आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ लिखा नहीं ना, हाँ इतना ही मटेरियल मैंने लिखा था, निश्चित तौर पे मैं आपको समझाने में समर्थ रहा हूं। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? NLWV, पहले नंबर, तब लेंथ, तब वजन, फिर आयतन। अभिसारी अपसारी सोच क्या होता है आपने समझ लिया। रचनात्मक, योगात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक। रचनात्मक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, योगात्मक छमाही वार्षिक परीक्षा, निदानात्मक जानने का प्रयास करते हैं, उपचारात्मक हम क्या करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट शुरू कर देते हैं, मतलब दवाई शुरू कर देते हैं। समुच्चयन क्या होता है? डायरेक्ट ऐड करना। संवर्धन क्या होता है? किसी चीज में किसी चीज को मिला देना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मटेरियल में अबेकस क्या होता है? जोड़ घटाव करते हैं। जियोबोर्ड क्या होता है? 2D आकृति बनाते हैं रबड़ के माध्यम से। ग्राफ पेपर में डेसिमल की बात करते हैं। डॉट पेपर में 2D आकृति बनाते हैं, ABCD सिखाते हैं। 10 ग्राम के माध्यम से विभिन्न 2D आकृतियों के माध्यम से हम चिड़िया वगैरह बना करके उसके अंदर जो है दिमाग में ज्यामिति भर देते हैं। अभी मुझे याद आ गया, ज्योमेट्रिकल को हम ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गणित की प्रकृति क्या होती है? तार्किक होती है, अमूर्त होती है। तार्किक और अमूर्त ये दो शब्द ध्यान रख लीजिएगा, और बाकी आपको निश्चित तौर पे आप प्रश्न को करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कल मैं वैन हीले की थ्योरी वगैरह जो भी आप कहेंगे भाई आपके लिए मैं करूंगा, ठीक। सबसे पहले बताइएगा गणित कैसे लगा मुझे, अच्छा पढ़ाया नहीं। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों काल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास है निश्चित तौर पे, अच्छा करने का प्रयास है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास है। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आगे लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। निश्चित तौर पर आप और मिल करके सफलता के परचम पर होंगे। आने वाला समय हम लोगों के लिए बेहतरीन होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, कितनों भी जीवन में संघर्ष आए, समस्याएं आए, लेकिन कभी भी आप खुद से ना हारिए, आशान्वित हमेशा रहिए कि अच्छा जरूर होगा। ये जिंदगी है यार, कभी भी किसी भी समय से अच्छा मोड़ ले लेगी ना तो आपका सब कुछ दर्द भूल जाएगा। आज आप जितना भी संघर्ष कर रहे हो, किसी दिन जिस दिन आप फाइनल वाली PDF में आपका नाम आ जाएगा ना, उस दिन आपकी सारी तकलीफ सारा दर्द भूल जाएगा। और 2-3 महीने का जहां वेतन आ गया ना, उसके बाद आप भुला जाएंगे कि मैं साइकिल से चल रहा था। आप फॉर्च्यूनर से चलोगे, आप जो है 4 व्हीलर से चलोगे, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। साइकिल वाला संघर्ष खत्म। एक दिन में धरती बदल जाती है, एक रिजल्ट आए सुबह आपका नाम ही बदल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।